नमस्कार दोस्तों, मैं रामपाल लोधी आप लोगों के सामने आज फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम भारत में आए अंग्रेजों से संबंधित चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना? रेडी हो आप लोग? चलो तो देखें। आज हमने बोर्ड पर भी लिखने की थोड़ी स्थिति बनाई है, क्योंकि हम जो सुनाएंगे उसके अलावा भी परीक्षा में कुछ ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं जिनमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो गड़बड़ हो सकता है। इसलिए हमने क्या है, किताब की भाषा भी आज बोर्ड पर लिख रखी है, जिससे अपन देख कर उन चीज़ों को क्लियर करते चलें। ठीक है ना? आप लोग समझते चलें। तो कल तक हमने देखे थे अभी भारत में डचों का आगमन हुआ, पुर्तगालियों का आगमन हुआ, और इसी के साथ अब तीसरे नंबर पे जो आने वाले थे वो है अंग्रेज। और आज हम अंग्रेजों का आगमन करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूँ थोड़ी स्टोरी आपको सुनाऊँ, जिससे आपको समझ में आए कि आखिर स्थितियाँ क्या थी। जब डचों ने भारत पर आक्रमण किया, भारत में आगमन हुआ डचों का, तो उस समय पुर्तगालियों का कब्जा था, यानी समुद्र पर कब्जा जमा रखा था। आप पुर्तगालियों का वीडियो देखें तो उसमें हमने बताया है कि वो अपने आप को समुद्र का स्वामी कहते थे। तो जब डच आए, डचों का और पुर्तगालियों का भी आपस में युद्ध हुआ, लेकिन पूरी तरह से पुर्तगालियों ने अपना अधिकार समुद्र से नहीं छोड़ा, और डचों ने भी उन्हें हासिल कर पाया। इसलिए वो अपने आप को समुद्र का स्वामी मानते थे। और जब अंग्रेज भारत में आए तो उस समय भी स्थिति यही थी कुछ। ये जो भारत के व्यापारी लोग थे, जो सौदागर थे, वो विदेशों में अपना माल लेकर जाते थे जहाज़ों से। तो जो भी जहाज उस समुद्र से निकलते थे उन्हें टैक्स देना पड़ता था पुर्तगालियों के। और वो टैक्स कोई भी कोई किसी का भी जहाज हो, उन्हें टैक्स देना पड़ता था। तो उसी को देखते हुए अंग्रेजों ने सोचा कि हम भी भारत में व्यापार करेंगे, हम भी भारतवासियों का माल विदेशों में ले जाया करेंगे अपने जहाज़ों से, और जिस प्रकार टैक्स पुर्तगाली लेते हैं वो टैक्स हम भी भारतीयों के जो व्यापारी हैं उनसे दिया करेंगे। लेकिन जो भारत के व्यापारी थे वो तैयार नहीं हुए इसके लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि समुद्र पर कब्जा पुर्तगालियों का है, और यदि हमने पुर्तगालियों को टैक्स नहीं दिया तो हमारा जहाज रास्ते में ही पकड़ लिया जाएगा। तो अंग्रेजों के जहाज में कोई भी अपना व्यापार करने के लिए सहमत नहीं था। तो अंग्रेजों ने झूठ बोलकर उन व्यापारियों से झूठ बोला कि हमने पुर्तगालियों से अनुमति ले ली है, और अब आप लोग माल रख दें, आपके माल को कोई समस्या नहीं है। और उन्होंने पहला फुसलाकर उन व्यापारियों का माल अपने जहाज में रख दिया। वो चाहते थे कि एक बार यदि हम उस व्यापार कर लें, एक बार यहाँ से अपना माल ले जाएं जहाज में, तो फिर आगे चल के हम अपनी पकड़ और मजबूत बना सकते हैं। इसलिए उन लोगों ने झूठा आश्वासन देकर उन व्यापारियों का माल जहाज में रख दिया, और आगे चलकर वो जहाज जब समुद्र से निकला तो पुर्तगालियों को यह जानकारी हुई कि यह जहाज बिना टैक्स के समुद्र से निकल रहा है, जो कि अंग्रेजों का है। तो उस जहाज को समुद्र में ही बंदी बना लिया गया और उसका सारा माल लूट लिया गया। तो उन व्यापारियों को बड़ा नुकसान हुआ, और उन अंग्रेजों की भी आज ताकत का उन्हें एहसास हो गया, हमारी ताकत अभी समुद्र पर नहीं है, क्योंकि समुद्र पर ताकत पुर्तगालियों की ही है। यह देखते हुए अंग्रेजों ने इंग्लैंड इस बात की सूचना पहुंचाई, और इंग्लैंड से अब पूरी सोच तैयारी के साथ उन लोगों ने यह प्लान बनाया कि पहले हमें पुर्तगालियों से निपटना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। तो इसी को चलते हुए पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुए, और पुर्तगालियों की पराजय हुई, और पराजय होने के बाद अंग्रेजों ने अपना अस्तित्व समुद्र पर पूर्ण रूप से जमा लिया। जब समुद्र पर उन्होंने अपना अधिकार पूर्ण रूप से जमा लिया, तो उसके बाद अब व्यापार पुर्तगाली ना करते हुए अब व्यापार अंग्रेजों के हाथ में आ गया, यानी समुद्र के स्वामी अब अंग्रेज हो चुके। समझ में आ रही ना यहाँ तक की बात?
यहाँ तक की जो स्टोरी है वो हम थोड़ी जल्दी में सुना चुके, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अब जो क्वेश्चन आपके यहाँ से बनना है हम वहीं से लेके चल रहे हैं। तो स्टोरी इसलिए सुना दी तो शायद आप लोगों को कुछ इंटरेस्ट आए। ठीक है ना, समझ में आ गया ना यहाँ तक? रेडी हो आप लोग? और आप लोग भाई वीडियो को देखा करें, उस पर कमेंट भी किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब भी करते रहें, क्योंकि अगर वीडियो को कमेंट नहीं करोगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि आप लोग देख रहे हैं और आपको क्या समस्याएं आ रही हैं। इसलिए सभी मित्रों से और सभी छात्राओं से यह अनुरोध है कि भाई आप लोग कमेंट किया करें। जो चीज़ क्लियर ना हो आपको, चाहे वो एमपी हो या इतिहास, कमेंट जरूर करें, क्योंकि बिना कमेंट के हमें पता नहीं चलेगा। और जो आप लोग व्हाट्सअप पे करते हो, व्हाट्सअप की बजाय आप यूट्यूब पर ही कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों से कहें कि आप लोग शेयर करें। ठीक है, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत में या अंग्रेजों का भारत में आगमन। एक एक लाइन को हम देखते चलेंगे और समझते चलेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने लिखा कंपनी का गठन। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पुर्तगाल भारत आए, उसके बाद डच भारत आया और उसके बाद अंग्रेज भारत आए, यही क्रम है ना? पहले पुर्तगाल, डच और अंग्रेज। लेकिन कंपनियों में इनका क्रम थोड़ा पलट गया। कंपनियों में पहले पुर्तगालियों की कंपनी भारत में लगी, उसके बाद अंग्रेजों की लगी और तीसरे नंबर पर डच की कंपनी लगी। इसलिए डचों का प्रभाव भी कम रहा। तो हम देखें कि जो कंपनी का गठन हुआ था ये 1599 में लंदन के कुछ व्यापारियों ने इस कंपनी का गठन किया था। ध्यान रखे रहें, भारत में जितनी भी कंपनियां आई या जितने भी देशों से भारत में कंपनियां व्यापार करने के लिए आई, वो सारी की सारी कंपनियां गवर्नमेंट की रहा करती थी। वो वहाँ के जिस देश से आती थी उस शासन के अंतर्गत कार्य करती थी। लेकिन एकमात्र कंपनी जो इंग्लैंड से आई, जो प्राइवेट लोगों के द्वारा बनाई गई कंपनी थी, और प्राइवेट लोगों के द्वारा कंपनियां यानी लंदन के जो व्यापारी थे उन लोगों ने इस कंपनी का गठन किया था। और इस कंपनी का नाम रखा गया था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। समझ में आ गया ना? बहुत लंबा नाम है। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। अब इसी को हम लोग अपन शॉर्ट भाषा में बोलते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी का नाम है, ध्यान रखना आप लोग, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और फुल नाम आपको ऊपर बता चुके हम, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। अब जो कंपनी जो आई आपकी, ये प्राइवेट कंपनी थी तो जो इंग्लैंड से आई थी भारत में व्यापार करने के लिए। तो उसका गठन किया गया था 1599 ईस्वी में। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे भारत में भी व्यापार की अनुमति मिली थी। भारत में व्यापार की अनुमति से मिलेगी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र या चार्टर जारी किया गया था, जो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट से थोड़ी संबंधित जानकारी ले लें। इनका शासनकाल रहा था 1558 से लेकर 1676 इंग्लैंड में। ठीक, और इन्होंने अपनी शादी भी नहीं की थी, ये विशेष ध्यान रखे रहना, क्योंकि इनका एक दूसरा नाम भी है, कुमारी रानी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। नाम था इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट, और ये ब्रिटिश के ट्यूडर राजवंश की 5वीं और आखिरी सम्राट थी। यानी जो राजवंश था आपका ट्यूडर, इसकी 5वीं थी, और इसके बाद किससे में कोई अगला सम्राट नहीं बना, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। ईस्ट इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, जब अकबर का शासनकाल था, 15 वर्ष के लिए आज्ञा पत्र या चार्टर लिया था। यानी 15 वर्ष के लिए अनुमति ली थी व्यापार करने के लिए। कहाँ पर? भारत में। समझ में आ रही ना? सबसे पहले गठन कब हुआ? 1599 ईस्वी में लंदन के कुछ व्यापारियों द्वारा किया गया था।
इसका नाम रखा गया था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आज्ञा पत्र किसने लिया था? तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, जब अकबर का शासनकाल था उस समय लिया था। यह 15 वर्षों के लिए अकबर से अनुमति ली। अगर हम बात करें किस पहली कंपनी थी क्या ये जिसे भारत ने अनुमति दी थी यहाँ पर व्यापार करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। आप कहो कि सर इंग्लैंड से पहले तो पुर्तगालियों ने भी तो व्यापार किया, बिल्कुल किया, लेकिन अगर हम बात करें कि स्थल सीमा से जो व्यापार की स्थिति बनी थी तो वो सबसे पहले 1593 ईस्वी में विवेक कंपनी को स्थल मार्ग से व्यापार करने की अनुमति मिली थी। इससे पूर्व मिल चुकी थी कौन सी किस कंपनी को? विवेक कंपनी थी, जहाँ से स्थल सीमा से, और ये जो होना है अब अपने समुद्र सीमा से हो रहा, जहाज़ों से हो रहा, जहाज़ों से पहले जो डायरेक्टली एक देश से दूसरे देश से व्यापार किया जाता था वो स्थल सीमा से किया जाता था। तो उसके लिए अनुमति 1593 ईस्वी में मिल चुकी थी। उस कंपनी का नाम था लिवेंट कंपनी। क्लियर है यहाँ तक? अब शुरू करते हैं हम लोग अंग्रेजों की क्या क्या प्रक्रियाएं हुई भारत में, उन्होंने कैसे अपने कदम जमाए इस भारत में। आए तो थे मसाले बेचने के लिए, मसालों का व्यापार करने के लिए, और यहीं पर शासन करना शुरू कर दिया। तो समझे कैसे प्रक्रिया इन लोगों की आगे बढ़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रबंधन, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका प्रबंधन कौन करता था? जिसे हम लोग बोलते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो इसका प्रबंधन करता था, जो इसकी देखरेख करता था, उसे हम बोलते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा इस कंपनी की देखरेख की जाती थी। 1608 ईस्वी में ब्रिटिश प्रतिनिधि 1608 ईस्वी में ब्रिटिश प्रतिनिधि विलियम हाकिंस हेक्टर नामक जहाज का नाम था हेक्टर नामक जहाज से जहांगीर के दरबार पहुंचा। यानी 1608 ईस्वी में 1608 तक इन लोगों ने कंपनी लगाई थी, हम तो सिर्फ आए थे। वो आज्ञा पत्र ने मिल चुका था 1600 ईस्वी में, लेकिन उसके बाद भी लोगों की कंपनी स्थापित नहीं हो पाई थी। अब कंपनी स्थापित करने के लिए आपके आए थे विलियम हाकिंस। इस जहाज से आए थे। हेक्टर नामक एक जहाज था जिससे भारत आए 1608 ईस्वी में, और 1608 ईस्वी में ये पहुंचे जहांगीर के दरबार। और जहांगीर के दरबार में पहुंचे और अपना अनुमोदन जो पत्र था जो अकबर ने दिया था, जो अकबर की सील सिक्का लगे थे, उसे पेश किया वहां पर। यानी अकबर के नाम का जेम्स का प्रथम पत्र लेकर आया। जो जेम्स प्रथम ने को अनुमति दी थी अकबर ने। यहाँ पर पूछ सकते कई लोग क्वेश्चन कि अकबर के टाइम पे कौन आया था? तो जेम्स प्रथम। तो जेम्स प्रथम को जो पत्र दिया गया था वो पत्र लेकर आया था कौन? विलियम हाकिंस, जो हेक्टर नामक जहाज से भारत में आया था, तथा सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। और उसने कहा कि आपने व्यापार के लिए तो हमें अनुमति दे दी थी, और हम लोग चाहते हैं कि यहीं पर रहकर एक फैक्ट्री बनाएं, और जिसके लिए हम आपसे अनुमति लेने आए हैं कि हम सूरत में एक अपनी फैक्ट्री खोलें। लेकिन जहांगीर ने उस फैक्ट्री की अनुमति को रद्द कर दिया और उन्हें सूरत में फैक्ट्री बनाने की अनुमति नहीं दी। समझ में आ रहा है आपको? जो जहांगीर के दरबार में जो पहुंचा था विलियम हाकिंस, इसे अनुमति नहीं दी गई। उसके दो कारण थे। एक कारण तो यह था कि हमने आपको बताया कि समुद्र सीमा पर इन लोगों ने उद्यम किया था, जो पुर्तगालियों के साथ व्यवहार किया था, और इससे जहांगीर जो था वो थोड़ा खफा था। यानी शत्रुतापूर्वक व्यवहार किया था इन लोगों ने, तथा सूरत के सौदागरों के विरोध के कारण इन्हें अनुमति रद्द कर दी गई। आपको पता हो जो व्यापारियों के साथ छल किया था, मैंने आपको बताया था, उन लोगों ने भी विरोध किया था, इसलिए इनको जो अनुमति भी क्या कर दी गई? रद्द कर दी गई। जब रद्द कर दी गई तब आपको पता हो कि 1611 ईस्वी में इन लोगों ने पुर्तगालियों के साथ एक युद्ध लड़ा, जिसमें पुर्तगालियों को
पराजित किया था, उस युद्ध का क्या नाम बताया था हमने? स्वालली। स्वालली में पुर्तगालियों को हरा दिया था, ठीक, जिससे जहांगीर प्रभावित हुआ और उन्हें फिर से अनुमति दे दी। स्वालली जो युद्ध हुआ था वहाँ पर पुर्तगाली हार गए थे और हारने के बाद अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। तब फिर शाहजहां ने सोचा यार कि हमें तो पैसा चाहिए, व्यापार कोई करे, कोई सी भी कंपनी करे। इसलिए जब पुर्तगालियों को हरा दिया गया है तो व्यापार, अगली जो कंपनी बढ़ रही थी वो इंग्लैंड की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसलिए जहांगीर ने फिर उन्हें भी अनुमति दे दी कि ठीक है आप लोग भी व्यापार करें। 1613 ईस्वी में सूरत में प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की जो फैक्ट्री थी वो लगाई गई। कब लगाई गई? 1613 में। ऐसा नहीं है कि 1613 में इन्होंने प्रथम फैक्ट्री लगाई थी, उससे पहले भी है 1611 में मछलीपट्टनम में अस्थायी व्यापार केंद्र खोल चुके थे। कब? 1611। उसके बाद जो अनुमति मिली उसके बाद सूरत में उन्होंने लगाई थे 1613। ठीक, मुझे प्रथम फैक्ट्री लगी थी सूरत में। आगे हम बात करें अगर कि 1615 से 1619 तक सर टॉमस लो जहांगीर के दरबार में रहा। सर टॉमस लो बड़ा चालू था, जहांगीर के दरबार में रहकर उसने गुलामी की तरह जीवन अपना व्यतीत करता रहा और उसी दरबार में रहता था और जहांगीर को बहुत सारी चीजें से इन्फॉर्म करता था, सूचना देता था, तो जहांगीर उससे प्रसन्न रहता था। और इसी प्रसन्नता में सर टॉमस लो ने जहांगीर से कंपनी के लिए बहुत सारे अधिकार या सुविधाएं ले ली। देखिए अपन क्या है कि सर टॉमस लो ने जहांगीर के दरबार में रहा और व्यापार के लिए कुछ सुविधाएं प्राप्त की। ठीक, आगे अगर हम बात करें 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह थे ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया। देखें आप, जब जो गोलकुंडा पहुंचे, आपको पता हो कि नीचे के क्षेत्र में थे, पूरे गोलकुंडा है या गोवा है, दक्षिण भारत के हिस्से की चर्चा में चलेंगे साल में, तो गोलकुंडा भी आपका इसी क्षेत्र में आता है। ठीक, तो गोलकुंडा से इन्होंने क्या एक फरमान जारी किया था जिसका नाम किसने किया था? अब्दुल्ला कुतुब शाह। वहाँ का जो शासक था अब्दुल्ला कुतुब शाह है, उसने एक फरमान जारी किया और उस फरमान में कहा गया, क्या कहा गया कि 500 पैगोड़ा एक रकम होती है जिसे अपन लोग एक पद्धति में मापते हैं। ठीक, तो 500 पैगोड़ा सालाना देकर राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते हो आप। यानी अंग्रेजों को एक फरमान दिया कि यदि आप चाहते हो कि भारत के जो बंदरगाह हैं वहाँ पर आपको टैक्स ना देना पड़े, आपको रोक टोक ना हो, तो इसके लिए आप 500 पैगोड़ा देकर 1 वर्ष के लिए आप लोग स्वतंत्रता पूर्वक वहाँ पर व्यापार कर सकते हो। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें तो 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने एक चंद्रगिरी के राज्य से मद्रास के पट्टे पर ले लिया। यानी यहाँ पर जो फ्रांसिस डे थे, इन्होंने क्या है, चंद्रगिरी के जो राजा थे, चंद्रगिरी के राजा के अंतर्गत आती थी, ध्यान रखे रहना, महाराष्ट्र की सीमा, महाराष्ट्र से संबंधित है आपका महाराष्ट्र और गुजरात, इसी के अंतर्गत आती थी। गुजरात बाद में बना आपका। तो ये सारी सीमाएं जो चंद्रगिरी के राजा थे उन्होंने से अनुमति लेकर मद्रास की चंद्रगिरी के राजा जो थे, ठीक है ना, उन्होंने से मद्रास को क्या है पट्टे पर ले लिया, यानी वहां पर भी अपना व्यापार करने लगे। इसके बाद हम देखें तथा वहां एक किलाबंद कोठी बनाई जिसका नाम कोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। यानी मद्रास में एक किलाबंद कोठी बनाई थी इन्होंने। किलाबंद कोठी से मतलब है कि किला बनाकर उसके चारों ओर बाउंड्री कर दी थी। ठीक, जिसका नाम आगे चलकर वही क्या पड़ा? कोर्ट सेंट जॉर्ज। तो
तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आई, या एक बार फिर से हम यहाँ तक रिपीट कराएं आपको पूरी कहानी? चलो लास्ट में देखेंगे। आगे देखें 1651 ईस्वी में, 1651 ईस्वी में, देखो क्रम से चल रहे हैं हम लोग। 1608 में यहाँ विलियम हॉकिंस आया था, उसके बाद 1611 में पुर्तगाली हारे, 1613 प्रथम फैक्ट्री लगाई, और 1615 से 1619 तक थॉमस लो जहांगीर के दरबार में रहे, और 1632 में गोलकुंडा के राजा जो थे अब्दुल्ला कुतुब शाह, उन्होंने यह फरमान जारी कर दिया कि आप 500 रुपये पेटगोल्ड दे दीजिए और आप स्वतंत्रता पूर्वक बंदरगाहों पर अपना अधिकार जमा लीजिए। और 1639 में फ्रांसीसी ने चंडीगढ़ के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया और आगे चलकर इसे किलाबंद कर एक कोठी बनाई जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। 1651 में बंगाल के सूबेदार, जो बंगाल था आपका, बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने मुगल की स्त्रियों की बॉटन द्वारा, बॉटन एक व्यक्ति का नाम है, बॉटन द्वारा चिकित्सा करने पर कंपनी को 3000 रुपये कर देकर बदले में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। ये तो कोई छोटी सी, अपन बोल सकते हैं बहुत बड़ी गलती कर दी, छोटी नहीं थी गलती, कोई बहुत बड़ी गलती कर दी। किसने? एक सूबेदार था शाह शुजा। शाह शुजा ने क्या किया, जो मुगल की स्त्रियां थी, जो मुगल राज्यवंश से संबंधित स्त्रियां थी, उनकी चिकित्सा के लिए, चिकित्सा उनके इलाज के लिए, अस्पताल के लिए एक कौन करता था, ये बॉटल द्वारा चिकित्सा करने पर कंपनी को 3000 रुपये कर, केवल 3000 रुपये आप दें सालाना, 3000 रुपये आप दें, और 3 राज्य जो आज हमारे वर्तमान में बंगाल, बिहार और उड़ीसा से मुफ्त में व्यापार की अनुमति दे दी। यहाँ से फिर आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, आप व्यापार कर सकते हैं। आगे देखें 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली या पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। यानी आपको पता हो कि 1611 में पुर्तगाली अंग्रेजों से बुरी तरह हार चुके थे। स्वावलंबी जो युद्ध हुआ था उसमें हारने के बाद पुर्तगाली नाम मात्र के यहाँ भारत में रह गए थे, लेकिन फिर भी मुंबई में उनका अधिकार था। यानी बम्बई के जितने भी द्वीप थे उन पर अधिकार अभी तक पुर्तगालियों का था। तब आगे चलकर क्या हुआ कि जो इंग्लैंड के राजा थे चार्ल्स द्वितीय, उन्होंने पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन के साथ विवाह कर लिया। और इस अवसर पर दहेज प्रथा आपको पता हो कि हमारे यहाँ आज भी चल रही है। उसी दहेज प्रथा को देखते हुए पुर्तगालियों ने दहेज के तौर पर मुंबई के, दहेज के तौर पर पुर्तगालियों के दहेज के रूप में मुंबई के द्वीप प्रदान कर दिया तथा 1668 को चार्ल्स द्वितीय ने 10 पौंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया। यानी यहाँ भी अब कंपनी का अधिकार हो गया। जहाँ पुर्तगालियों का अधिकार था अभी तक 1668 तक, वहाँ पर भी अब अंग्रेजों ने अधिकार जमा लिया। यानी वहाँ जब पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन के साथ शादी करने के बाद जो राज्य या जो मुंबई के द्वीप राजा चार्ल्स द्वितीय को मिले थे वह कंपनी को दे दिया उसने। उन्होंने सोचा कि मैं इनका क्या करूँगा, अगर कंपनी को दूंगा तो कुछ तो मिलेगा। तो उसने क्या है, वो सारे द्वीप 10 पौंड पर वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिए और यहाँ भी कंपनी ने अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछने लगे कि बम्बई के संस्थापक कौन थे, बम्बई की स्थापना किसने की, तो गेराल्ड ऑरियार का नाम क्या नाम से माना जाता है, गेराल्ड ऑरियार के नाम से इसके संस्थापक का वर्णन मिलता है। आगे हम बात करें 1668 ईस्वी में ही, ध्यान 68 की घटना चली रही। 1668 ईस्वी में ही सर जॉन चाइल्ड ने बम्बई व पश्चिमी समुद्र तट पर मुगल जहाजों को पकड़ लिया। देखें अब अंग्रेजों की हरकत शुरुआत कर दी लोगों ने।
जैसे ही इन्हें मुंबई मिला, मुंबई मिलने के बाद इन्होंने सोचा कि जो मुगल साम्राज्य के जो जहाज निकलते हैं या मुगलों के जो जहाज व्यापार के लिए निकलते हैं, ये हमें टैक्स नहीं देती। तो इन लोगों ने क्या है, जो मुगल के जहाज थे उन्हें पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? सर जॉन चार्ल्ड ने इन्हें पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद जब औरंगजेब को पता चला, तो आपको पता हो कि औरंगजेब एक ऐसा व्यक्ति था जिसका वर्णन अगर हम इतिहास में करें तो कम है, क्योंकि उसने बहुत कुछ अपनी जिंदगी में युद्ध का निछावर कर दिया। हम बोल सकते हैं कि उसने युद्ध के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाया है। जहांगीर और शाहजहां आप लोग अगर पढ़ोगे तो इन लोगों ने कहीं चित्रकला में, कहीं स्थापकला में कहीं ना कहीं कोई विकास किया है, या अकबर ने भी कुछ बहुत कुछ किया है, लेकिन औरंगजेब ने सिर्फ लड़ाई करते हुए अपना पूरा जीवन बिता दिया। आप सोचें, इतना पावरफुल व्यक्ति था कि 17 साल तक वो दक्षिण भारत में लड़ता रहा और किसी ने दिल्ली पर नजर नहीं डाली। आप सोच सकते हैं कि कितना ताकतवर व्यक्ति होगा। उसके बाद भी इन लोगों ने को पता नहीं था इतना अच्छे से कि औरंगजेब कैसा व्यक्ति है। तब औरंगजेब को इस बात का पता चला, तो औरंगजेब ने उन्हें वहाँ से निष्कासित कर दिया, यानी वहाँ से जो राज्य था वहाँ से भगा दिया, उनकी पिटाई की और उन्हें वहाँ से खाली करवा दिया पूरा क्षेत्र। उसके बाद सर जॉन चाइल्ड ने प्रार्थना की औरंगजेब से कि अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी भविष्य में, हमें फिर से वापस कर दिया जाए और सारी सुविधाएं वापस लौटा दी जाए। तब चलकर 1691 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने सुजा का के फरमान औरंगजेब ने इन्हें निष्कासित कर दिया। 1661 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने शाह सुजा के फरमान की मोहर लगा दी एवं ब्रिटिश को पुनः सारी सुविधाएं मिल गई। यानी यहाँ से फिर से उन्हें सारी सुविधाएं मिल गई, जिसने बंगाल का जो सूबेदार था शाइस्ता खान ने शाह सुजा के फरमान की मोहर लगा दी और उन्हें फिर से वहाँ पर अधिकार मिल गया, या फिर से वहाँ पर वह व्यापार करने में शुरू कर दिया हम लोगों ने। 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार अजीम उस साल ने, ध्यान रखिए ना, बहुत इम्पोर्टेंट है नाम, जो बंगाल के सूबेदार हैं 1698 ईस्वी का अजीम उस साल ने अंग्रेजों को सूतीनाता, कालीकटा और गोविंदपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जी। ये तीन जो गांव थे, सूतीनाता, कालीकटा और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की, जिसे मिलाकर जॉर्ज चारनाक ने कलकत्ता की स्थापना की। यानी जो आपको कलकत्ता आज आप लोग देखते हैं, जो कलकत्ता है हमारा, वो ये तीनों गांवों को मिलाकर बनाया गया था, सूतीनाता, कालीकटा और गोविंदपुर। ये किसने दी थी? तो सूबेदार अजीम उस साल ने दी थी, बंगाल के जो सूबेदार थे 1698 ईस्वी में, और इन्हें जॉर्ज चारनाक ने कोलकाता की स्थापना की। ठीक आगे देखें, इंग्लैंड के सम्राट ने इसका नाम फोर्ट विलियम रखा, लेकिन ऐसा नहीं है कि फोर्ट विलियम इसने ही रखा, इससे पहले भी डच फोर्ट विलियम की स्थापना कर चुके थे जब उन्होंने पुर्तगालियों को हराया था, लेकिन वो कहीं और था, ये कहीं और। आगे देखेंगे, फोर्ट विलियम रखा और 1700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया, जो 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी के रूप में उभर कर आया। यानी समझें पूरी कहानी क्या कहना चाहते हैं हम यहाँ पर, कि जो ये 3 गांव थे, कौन से गांव थे? सूतीनाता, कालीकटा और गोविंदपुर। ये तीनों गांवों को मिलाकर कोलकाता नामक स्थान की स्थापना हुई, जो 1921 में, जिस पर अंग्रेजों ने कब्जा जमा लिया था भारत के हिस्सों पर, उन हिस्सों की राजधानी भी इसी को बनाया। आगे नोट में लिखा है थोड़ा कि डचों ने पुर्तगालियों को हराकर
आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण कराया था। यानी अभी आपने देखा था फोर्ट विलियम जो कोलकाता की स्थापना की, उसे नाम रखा गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। फोर्ट विलियम डचों ने भी रखा था, लेकिन वो कहाँ पर था, जो आज आधुनिक हमारी कोची है वहाँ पर एक किला था, उसका नाम रखा गया था फोर्ट विलियम, डचों ने पुर्तगालों को हराने के बाद। ठीक है ना। उसके बाद ये रखा गया आपका अंग्रेजों ने। आगे देखें 1715 ईस्वी में कंपनी के जॉन सरमन की अध्यक्षता में, जॉन सरमन थे, इनकी अध्यक्षता में कुछ राजदूतों को मुगलों के पास भेजा या मुगल दरबार में भेजा कि आप लोग मुगल दरबार में जाएं और राजा जी के पास, जो राजा थे आपके, क्या नाम था उस राजा का, फरक्सियर, तुझे क्या है, बीमार रहते थे, दर्दनाक कोई बीमारी से पीड़ित रहते थे। तो इन्होंने उस दरबार में पहुंचाया। तो उस दरबार में दो लोग थे जो दूत मंडल में मुख्य थे, जिनका नाम था हैमिल्टन नामक एक सज्जन था, तथा एक और था आपका कौन सा, ख्वाजा, ख्वाजा नामक व्यक्ति जो अर्मीनियर रोमानिया में भी था, यानी अर्मेनियन था। यानी ये दो लोग थे जो डॉक्टरी की तरह कार्य करते थे। और इन्होंने क्या है, जो फरक्सियर था आपका, जो राजा था मुगलों का, उसको एक दर्दनाक बीमारी से पीड़ित था और उसका इलाज कर दिया। जब इलाज करने के बाद वह इतना प्रसन्न हो गया कि 1717 में फरक्सियर ने कंपनी को 3000 रुपए वार्षिक दर से, 3000 रुपए वार्षिक दर से यानी कर लेकर बंगाल में मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी। यहीं से गलती होती है, ध्यान रखे रहना। आगे चलकर आप लोग देखते हो कि कितने सारे युद्ध हो गए और यहाँ से अधिकार इनको मिल चुका था 1717 में बंगाल। ठीक, 10,000 रुपए प्रति ईयर टैक्स, यानी 10,000 रुपए प्रत्येक वर्ष कर के बदल में सूरत के सभी करों से मुक्ति भी कर दी। जो सूरत में इन पर जो टैक्स लगे हुए थे वो भी 10,000 रुपये सालाना ये लोग देते रहेंगे, तो वो भी सारे के सारे कर इनके माफ कर दिए गए। तथा मुंबई में कंपनी द्वारा डाले गए जो सिक्के थे, यानी अंग्रेजों ने जो मुंबई में जो सिक्के बनाए थे, वो सिक्कों को भी मुगल साम्राज्य में, मुगल राजवंश में चलाने की अनुमति दे दी। ठीक, वो भी चलाने की अनुमति दे दी, यानी वो भी इन्हें अधिकार मिल गया। आगे हम देखें 1717 के फरमान जो अधिकार प्राप्त हुआ, उनसे इन्हें बहुत लाभ हुआ और इन्हें जो कंपनी है, जो इंग्लैंड है, उस फरमान को एक अलग नाम से भी इन्होंने जाना जाता है, जिसका नाम था कंपनी का पैगना कार्ड। पैगना कार्ड, क्योंकि यही अधिकार जो इन्हें मिला 1717 में, इसके बाद इन्होंने न केवल बंगाल में बल्कि संपूर्ण भारत में अपना अधिकार जमाते चले गए। और इसके बाद आपको पता हो कि जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, वहाँ पर भी इन्होंने व्यापार किया। जब उन्होंने इन्हें रोका तो उसके बाद ये बार बार यही फरमान को बता देते थे कि नहीं, हमें सम्मान मिल चुका है, अब हमें आप नहीं रोक सकते बंगाल में व्यापार करने से। तो व्यापार के साथ साथ वहाँ पर भी इन्होंने किले का निर्माण किया। किले का निर्माण करने के बाद उसकी भी किलाबंदी करने लगे। जब उसकी किलाबंदी करने लगे तो राजा के जो सिपाही थे उन्होंने रोका कि आपने राजा जी से अनुमति नहीं ली है इसकी। तब उन्होंने राजा की आज्ञा ना मानते हुए भी अपना काम जारी रखा, कार्य जारी रखा। और इसी को देखते हुए राजा ने अधिकार दिया कि इनकी सारी झोंपड़ियाँ तोड़ दी। जब इनकी सारी झोंपड़ियाँ तोड़ दी गई तो ये टोटल 146 अंग्रेज उस समय बंगाल में थे। 146 अंग्रेजों को एक रूम में बंद कर दिया और जून का माह था, गर्मियों का महीना था। रात भर 146 अंग्रेज उस कोठी में बंद रहे। जब सुबह राजा ने इन्हें निकाला तो ध्यान रखे रहे, इनमें से केवल 23 अंग्रेज ही जिंदा मिले थे, शेष अंग्रेज खत्म हो चुके थे। इसी को हम लोग बोलते हैं काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना आप लोगों ने सुना होगा।
यही कालकोठरी की घटना थी। इसके बाद यहाँ से लेकर इंग्लैंड तक उन्हें मिल चुका कि सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को साथ ऐसा किया वैसा किया, बहुत सारा हुआ। उसके बाद वहाँ से सेना आई। सेना आने के बाद भी इतनी सेना नहीं थी इनके पास कि ये सिराजुद्दौला से युद्ध लड़ सके, इसलिए इन्होंने फिर आपको पता हो षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र रचने के बाद आपको बक्सर का युद्ध होगा, प्लासी का युद्ध होगा, तो दोनों युद्ध होंगे। उसके बाद ये लोग पूरी तरह से सत्ता जमा लेंगे और फिर व्यापार करते हुए पूरे भारत में फैलते चले जाएंगे और आगे चलकर फिर हम इन्हें 1946 तक अपने आप को इनसे मुक्त करता हूँ। तो यहाँ तक आप लोगों ने जो देखा कि अंग्रेजों की शुरुआत है, अंग्रेजों का भारत में आगमन है। मुझे लगता है कि आज आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और इसी के साथ अपने जो छोटे छोटे से दो और आएंगे, विदेशी आए, उनके बारे में चर्चा हम करेंगे और उसके बाद हम लोग PSC के टॉपिक पर ही चलेंगे डायरेक्ट, यानी हम धार्मिक सुधारों से चर्चा करेंगे। ये तो हमने एक्स्ट्रा में ले लिया था जो आप लोगों ने पढ़ा अभी तक। और जिन लोगों को पूछना हो कुछ भी तो वो लोग कमेंट करें या फिर व्हाट्सएप पे जोड़ के भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें। ठीक है।